हे गाइस, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आई होप। देखिए, अगर मैं बात करूं कि पूरे विश्व का जो जल संकट है, वाटर क्राइसिस है, अगर वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। भाई, ऐसा क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड का वाटर क्राइसिस खत्म होने वाला है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम आ गई है जिसकी वजह से वाटर लेवल जो होता है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे वर्क हैं जिनमें वाटर की इफिशियंसी होती है, उसको हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि वर्ल्ड में और इंडिया में वाटर क्राइसिस का लेवल क्या है। कितने सारे लोग आज के टाइम में वाटर क्राइसिस से बहुत सामना कर रहे हैं उसका, और उनकी सांसें तक प्यासी हो जाती हैं। राजस्थान का एक मामला निकला था जिसमें एक गर्भवती महिला जो थी, प्रेग्नेंट औरत थी, और उस वो सिर्फ इसलिए उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको पानी पीने के लिए नहीं मिला था। तो इट्स ए बिग इशू, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे फुल डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, कर लो भाई, कर लो। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि वाटर क्राइसिस क्या है। देखिए, वाटर क्राइसिस का मतलब होता है कि जब भी आपके किसी क्षेत्र में या आपके किसी प्रादेशिक जो क्षेत्र होते हैं या फिर आपके कंट्री में जहां पे आप रहते हैं उस स्थान पे अगर आपको आसानी से वाटर, पीने योग्य पानी जो होता है वो उपलब्ध नहीं होता है, अलावड़ी वाटर नहीं उपलब्ध होता है, तो उसको हम वाटर क्राइसिस की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए, वैश्विक जल संकट के क्षेत्र में एक यूनिसेफ है। ठीक है, यूनिसेफ जो है वर्क करता है वैश्विक जल संकट। यूनिसेफ दरअसल बात ना कई सारे एरियाज में बच्चों के लिए और ऐसे बहुत सारे जो सोशल वेलफेयर के वर्क होते हैं उनके लिए वर्क करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यकारी निकाय है। तो उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसने रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में हर 5 में से एक बच्चा जो है, हर 5 में से एक बच्चा जो है वो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, उसको पीने योग्य स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस पे हम आज वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम थे वाटर क्राइसिस की, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व जल दिवस की तो चलो बात ठीक हो गई, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिसेफ की एक पहल है, सर्वजन के लिए जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल। सर्वजन के लिए जल सुरक्षा। आप यहाँ पे इस पिक में देख सकते हो कि एक टैंकर खड़ा है और कितने सारे लोग जो है यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे लेकर के इकट्ठा हुए हैं पानी भरने के लिए। ऐसी कंडीशंस आपको मुंबई, बांद्रा और इंडिया के ऐसे बहुत बड़े मेगा सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में आपको ऐसी कंडीशन आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वाटर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, उसको स्टोर करें और कम से कम जरूरत के हिसाब से यूज करें। देखो, इस जो ये रिपोर्ट है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि ये उन क्षेत्रों की पहचान करता है यूनिसेफ जहां पे भौतिक रूप से जल की कमी है या फिर अव्यवस्था है। जल आम आदमी तक नहीं मिल रहा है, उसकी अव्यवस्था है। यहाँ पे जल एकत्रित करने में 30 मिनट से अधिक का समय लगता है। सोचो, आज के टाइम में कहीं कहीं ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे वाटर को सिर्फ इकट्ठा करने में, पीने के लिए, अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में पानी का प्रयोग करने के लिए इसी 30 मिनट लग जाते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, टैप दबाए, पूरा पानी आ गया। लेकिन सोचो, दुनिया में ऐसे ऐसी जगह भी हैं जहां पे 30 मिनट से अधिक समय लग जाता है सिर्फ उनको वाटर स्टोर करने के लिए। ओ माय गॉड। चलो, इस पहल का उद्देश्य जो है, चिन्हित हॉट स्पॉट वर्ड जो है वो कोविड टाइम पे बहुत चर्चा में आया। तो हॉट स्पॉट बेसिकली वे प्लेस होते हैं जो कि वाटर क्राइसिस से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संदर्भ में। या फिर हॉट स्पॉट जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी यूज होता है। तो इस मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे कोई भी प्रॉब्लम है या भी कोई भी चीज जो है जो उस क्षेत्र में ज्यादा केंद्रित है उसको हॉट स्पॉट की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अलावा संसाधनों की साझेदारी, नवाचार और वैश्विक जो प्रतिक्रिया का संयोजन करना है। यूनिसेफ ऐसे मतलब पूरे वर्ल्ड को उस प्लेस के लिए जागरूक करता है, उस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करता है ताकि उनकी हेल्प हो सके। यूनिसेफ ने अभी तक 37 कंट्रीज की पहचान की है। कितने? 37 कंट्रीज की पहचान की है। इन 37 कंट्रीज में ऐसे देश हैं जहां पे बच्चों के लिए और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वाटर संकट बहुत बहुत ज्यादा है। इनमें से कौन कौन से हैं? इसमें से भारत भी है। अपना भारत भी है गाइस। आप सोचो, भारत भी वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। भारत है, अफगानिस्तान है, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया, यमन आदि आदि देश हैं जो कि दुनिया में 30 से ज्यादा देश हैं जो वाटर क्राइसिस की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा था ना शुरुआत में कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है।
काफी हद तक। तो भारत में जल संकट की स्थिति जान लेते हैं। पहले हम वाटर क्राइसिस को समझेंगे, उसके बाद ही हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। देखिए, भारत में जल संकट की जो स्थिति है, वो विश्व भर में जितना भी ताजा पानी, मतलब पीने योग्य का जो जल उपलब्ध है, उसका 4% हिस्सा अपने भारत में पाया जाता है। ठीक है। और ऐसी कंडीशंस में 17% आबादी की आवश्यकता को पूरा करता है, जो विश्व की 17% आबादी की आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है। जून 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार लगभग 600 मिलियन लोग, या 45% जो पॉपुलेशन है अपने देश की, वो उच्च जल तनाव का सामना कर रही है। अब आप सोच सकते हो कि मतलब 45% पॉपुलेशन के पास पीने के लिए पानी नहीं है। ये पानी है भी तो वो शुद्ध नहीं है। आपका राजस्थान वगैरह में चले जाओ, एक बहुत बहुत पानी की किल्लत है भाई। गर्मियों में जानवर बिना पानी के मर जाते हैं सिर्फ। तो ये प्रॉब्लम है पानी की। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट में फिर कहा गया कि 2023 तक भारत की लगभग लगभग 40% आबादी के पास पानी की पहुंच नहीं होगी। ठीक है। और 2050 तक जीडीपी में 6% का नुकसान सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होगी। वाटर क्राइसिस की वजह से जीडीपी में 6% का लॉस हो जाएगा। ठीक है। 45% आबादी जो है उच्च गंभीर संकट से गुजर रही है। और 40% आबादी 2030 तक, 40% आबादी उसके पास तो पानी तक पहुंच ही नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया? तो देखो, इसके बेसिकली कुछ रीजन है, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना, पानी का अंधाधुंध उपयोग, और स्वच्छ इरिगेशन सिस्टम में जो है भौम जल का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ा कि हमारा आज कल्चर बदल गया। कल्चर जो हमारे, देखो आप पुराने टाइम पे देखोगे तो गांवों में कुएं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, मनरेगा के तहत आज भी तालाबों वगैरह का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज जो है हम धीरे धीरे किस्म हम एक कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं। हम जो हरा भरा जंगल था उसको खत्म करके कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं। और कंक्रीट का, जिसको हीट हीट आइलैंड भी कहते हैं। एक आईएएस मेंस में क्वेश्चन भी बना था कि वाटर बॉडीज, जो वाटर शहरी वाटर बॉडीज हैं, उनको खत्म करके आज हम जो हीट आइलैंड बना रहे हैं, उससे क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा एक क्वेश्चन बना था मेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अभी भी टाइम है, जागो, जागो ग्राहक जागो। ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया, ये थोड़ा वाटर क्राइसिस के बारे में हमने जान लिया। अब चलो उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ओके। देखिए, हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, एनआईओटी, एनआईओटी जो है, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना जो है वो 1993 में हुई थी। ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि उसको कहते हैं निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन तकनीकी। ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम्स को, खासकर के जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे तो बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है, जहां पे ओशंस हैं। क्योंकि ये ओशन से जुड़ी हुई संस्था है, तो ये ओशन टेक्नोलॉजी या ओशन पे रिसर्च करती है। ओके। अब देख लेते हैं LLTD प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है। तो ये एक अलवणीकरण की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात कि हम लवण युक्त जल नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हम अलवणी जल का प्रयोग करते हैं, जो कि पूरे पृथ्वी पे जितना भी वाटर है उसका 0.1% के आसपास है, जो कि हमारे पीने योग्य जल है। ठीक है। जिसमें समुद्री जल को वाष्पित करके, इसमें क्या किया जाता है कि आप जो समुद्र का जल है उसको वाष्पित किया जाता है, और फिर उससे ताजे पानी का, फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप सोचो ना, हमारा लगभग ये कोस्टल एरिया है, ये यहाँ गुजरात से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल तक। तो आप सोचो, इन कोस्टल एरियाज में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करें, तो सोचो हम इन कोस्टल एरियाज के पानी का जो क्राइसिस है उसको काफी हद तक खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी जगह जगह पे यूज की जा रही है। ठीक है। और इसमें जो है तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए अभी वर्क हो रहा है बेसिकली बहुत ज्यादा, चूंकि एक नया रिवोल्यूशन है, नया क्रांति है, जो वाटर क्राइसिस के क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको कुशल और प्रभावी बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगना है, लाजमी है, टाइम लगेगा। ओके। चलो, ये देखो, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझो, एलटीटीडी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। देखिए, ये आपका ओशन हो गया। ओशियन से वाटर को कैरी किया जाता है फिल्टर के द्वारा, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। उसके बाद एक टैंक में उस वाटर को लाया जाता है। वो टैंक जो है, वो क्या करता है, डिसाल्टलाइजेशन करता है, मतलब कि वो साल्ट को नीचे बिठा देता है। ओके। वो एक टेक्नोलॉजी और एनर्जी का, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके
इस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म किया जाता है। तो वो डिसाल्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो साल्ट और अदर मिनरल्स जो होते हैं, जो अदर अपशिष्ट होते हैं, उनको उस चैम्बर में वो नीचे बैठ जाते हैं। आप सिंपल सी, आप गांव में रहते हो तो कभी कभी जो गांव का नल होता है, ठीक, इंडिया मार्का जिसको कहते हैं, ठीक, गांव में बहुत सारे लोग जो सरकारी नल होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी पाइप गंदी होने की वजह से वहां पे कुछ रेड रेड कलर का जो कुछ भी गंदगी निकलने लगती है। तो उसको क्या करते हैं गांव के लोग या सभी लोग जो भी, उसको रख देते हैं ऐसे। और वो पहले तो जब पानी से डालते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है बाल्टी में, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि वो नीचे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं गांव में कि थिरा गया, पानी जो है वो थिरा गया। और जो है स्वच्छ जल वो ऊपर आ जाता है, और तली में जो है वो गंदी चीजें बैठ जाती हैं, और उसके बाद हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो शायद इसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर के ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आई डोंट नो, बट लगता तो ऐसा ही है। ठीक, तो ये क्या करता है कि डिसल्टिलाइजेशन की प्रोसेस में साल्ट एंड अदर मिनरल्स को इस चैम्बर से बाहर फेंक देता है। उसके बाद जो अपर लेवल वाला होता है ये फ्रेश वाटर होता है, और इस फ्रेश वाटर को फिर से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोचो कितनी क्रांतिकारी है। ओके, चलो आगे इस तकनीकी के लाभ पढ़ लेते हैं। तो भाई निम्न श्रेणी की तापीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या बहुत ज्यादा वो करना है। निम्न श्रेणी की तापीय तापीय ऊर्जा का प्रयोग करना है। और तटीय क्षेत्रों में जो अपना कोस्टल एरियाज, मैंने पहले भी कहा कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पे आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। इससे पानी पीने, सिंचाई और औद्योगिक अनुप्रयोग जो होते हैं, मतलब अनुप्रयोग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप, कोई टेक्नोलॉजी है मान लो, एक कोई एक्स नाम की टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक प्रयोग क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं अनुप्रयोग, मतलब किसी भी चीज का व्यवहारिक प्रयोग। तो औद्योगिक अनुप्रयोग आदि के लिए भी ये उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका जो एक फैक्टर है वो पर्यावरणीय अनुकूलता है। ओके गाइस, मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई प्यार बनाए रखो अपना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा पे वर्क कर रही है। तो सिंपल सी बात है, इसका कार्बन फुटप्रिंट जो होगा वो बहुत कम होगा, और कार्बन फुटप्रिंट कम होने से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा के स्रोतों को कहते हैं जो कि फिर से नवीन रूप धारण कर लेते हैं, और वो लगातार अनंत काल तक तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक जीवन है, जब तक भौतिक भौतिक पर्यावरण है, तब तक वो चलते रहेंगे। जैसे क्या हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। चलो आगे चलते हैं। चुनौतियां, जब भी कोई नई चीज बनती है तो सिंपल सी बात है कि उसकी चुनौतियां भी होती हैं। तो उन चुनौतियों की बात कर लें तो अपेक्षाकृत ये नई है, नई ही टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो दक्षता है, मतलब इसकी जो पावर है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, उसको थोड़ा अभी और बेटर करने की आवश्यकता है, और उस पर जो थोड़ा और रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक चुनौती हो गई। उसके अलावा इसको थोड़ा सा और, वैसे तो ये इको फ्रेंडली है, लेकिन अभी भी इसको उत्सर्जन मुक्त बनाने की भी आवश्यकता है। ओके, इसके अलावा जो है, ये कार्बन फुटप्रिंट की मैंने पहले भी बात की थी, तो कार्बन पदचिह्न को कम करना है। देखिए कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए। कार्बन फुटप्रिंट, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई मान लीजिए हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स हो गए, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई व्यक्ति है, तो इनके द्वारा जो है, इन सभी के द्वारा एक कार्बन का जनरेशन होता है। ठीक, ह्यूमंस भी कार्बन को इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स भी करते हैं, वाटर बॉडीज भी करती हैं, मीथेन निकाल करके वाटर बॉडीज भी करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं एनवायरनमेंट का। तो कहीं ना कहीं जो है, CO2 को निकालने वाले जो भी जीव हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन वो जितना एक कार्बन का जनरेशन करते हैं, उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का एक ये भी ड्रॉबैक है कि इसको कार्बन फुटप्रिंट से कम करना है, मतलब मुक्त तो नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग। देखो वाटर क्राइसिस में मैंने आपको जितना डाटा बताया, उसके अलावा मैंने जो जो कंट्रीज बताई, जो जो रीजन्स बताए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि मुझे इस टेक्नोलॉजी को बताना था, इसलिए मैंने पहले जिक्र किया कि मैं आपको वाटर क्राइसिस के बारे में जब बताऊं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना है, और इस टेक्नोलॉजी से प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो भाई, किसी का तो भला हो जाए। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, और खुद के लिए तो भी करते हैं, तो आपके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।